रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, हमारा रिकॉम्बिनेंट आ चुका है, तो हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है को हम होस्ट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। अब भाई होस्ट का भी हो गया, अब हम बनाएंगे हमारा आर प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे जो है इस स्टेज को हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, जहाँ पे हम फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो तरीके यूज़ करते हैं, एक तो स्टिर टैंक यूज़ कर सकते हैं और एक स्पार्ट स्टिर यूज़ कर सकते हैं। स्पार्ट स्टिर तब यूज़ होता है जब फॉर बेटर अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की बेटर अवेबिलिटी हो तब हम स्पार्ट स्टिर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है कल्चर का, कि अगर वो बैच और क्लोज कल्चर है तो उसका कर्व जो है वो सिग्मोइड कर्व बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनता 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 एकदम कांस्टेंट हो गया, ठीक। अगर वो कॉन्टिन्यूस कल्चर है तो वो जे शेप बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक। फिर लास्ट में बस अब वही है कि अब हम हमारे जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन था डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, उसको प्योरीफाई कर लेंगे। अब हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस। तो अभी तक हमने बायोटेक जो पढ़ा है उसको अब हम अप्लाई करेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे हमने कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसको एग्रीकल्चर में, ठीक। इन एग्रीकल्चर में हमने कैसे बायोटेक का यूज़ किया, हमने वो प्लांट्स बनाए सबसे पहला जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए, इंसेक्ट से उसको कोई खतरा ना रहे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं बीटी कॉटन की। तो जो ये बीटी कॉटन का प्लांट जो हमने बनाया है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता था, ठीक है, जिसको हम बैलिकस बोलते हैं। तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता था, उसके अंदर ना एक क्राय जीन होता है, क्राय नाम का जीन होता है, जो कि अगर जीन का स्पेसिफिक नाम ले तो क्राय 1AC एंड क्राय 2AB होता है। तो ये तो मिलता है कॉटन के बॉलवॉर्म में, ठीक है। और अगर क्राय 1AB का नाम करे तो ये कॉर्न बोरर में होता है। तो कॉटन वाला मैंने आपको बता दिया, ये दो क्रायोजीन जो होते हैं ये कॉटन वाले बॉलवॉर्म्स में मिलते हैं, मतलब उस बैक्टीरिया में मिलते हैं, और ये कॉर्न बोरर वाला जो जीन है ये कॉर्न वाले फील्ड वाले बैक्टीरियाज में मिलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये क्रायोजीन लिए और उसको प्लाज्मिड में डाला, ठीक है। प्लाज्मिड में डाला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे प्लाज्मिड में डालेंगे हम तो उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, वो होस्ट में डालेंगे हम, उसको प्लांट में डाल देंगे, जो कॉटन प्लांट है हमारा उसके अंदर हम उसको डाल देंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसका इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, जो ये जीन एंडोटॉक्सिन बना रहे थे, होस्ट प्लाज्मिड में एंटर करने के बाद, प्लाज्मिड में डालने के बाद ये जीन क्या हो गए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया इनका। तो जो एंडोटॉक्सिन जो कॉटन को खराब कर रहा था वो अब वो इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इंसेक्ट्स कोई आएगा, ठीक, अब वो उस प्लांट को आके खा लेगा। तो इससे क्या होगा, ये टॉक्सिन जो था ना, जो प्लांट में तो इनएक्टिव है बट वो इंसेक्ट के अंदर जाते ही एक्टिव हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसके मिड गट में जैसे ही वो जाएगा ना, वो पोर बना देगा, उसके पेट में जाके वो पोर क्रिएट कर देगा। अब पोर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा मतलब सेल फूलने लग जाएगा पानी की वजह से और वो ब्रस्ट कर जाएगा, सेल फट जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रोसेस हमने किया, ये हमने किया बीटी, ये हमने किया कॉटन के अंदर, ठीक है ना। बैक्टीरिया कौन सा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। जीन मैंने आपको बता दिया क्रायोजीन थे, ठीक है। यहाँ पे दो जीन मैंने मेंशन किए, एक कॉर्न का था और एक एक था कॉटन का, ठीक। अगला हमने बनाया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब वो प्लांट जो पेस्ट जिसको खा जाते हैं वो वाले, अब उसको रेजिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पेस्ट है वो कौन सा था भाई, वो एक निमाटोड था, जिसको हम मेलोडियोजीन इनकॉग्निटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये निमाटोड क्या करता है, ये एक रूट पैरासाइट है। जो प्लांट होता है तंबाकू, उसमें क्या करेगा, ये वो बना देता है, रूट नोट्स बना देता है, ये वाला डिजीज कॉज करता है तंबाकू के अंदर। तो इससे क्या होता है, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने ये वाली टेक्निक यूज करके आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग करके हमने तंबाकू को सेव किया इस वाले से, ठीक। अगला है न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ ऐसे हमारे वो बनाए जिससे उसमें उन चीज़ों में जो हम खाते हैं उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड हो जाए। तो गोल्डन राइस हमने बनाया, तो क्या किया, इसके अंदर हमने वो जीन डाले जिसमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, तो विटामिन ए अनरिच्ड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन ए में कौन सा प्रिकर्सर हमने यूज़ किया, तो आप बोलना विटामिन ए का, ठीक। इससे क्या हो रहा है, विटामिन ए से बन रहा है बीटा कैरोटीन,
ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस वाली जो बीमारी होती है वो प्रिवेंट हो जाती है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी नहीं होती है। तो ये हमने एक और चीज़ बायोटेक की एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करी। सिर्फ गोल्डन राइस नहीं, आगे और भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। ठीक। अब डिलेड राइपनिंग, भाई जल्दी से फ्रूट खराब ना हो ना, उसके लिए भी हमने ये एक चीज़ करी। ठीक। अब हमने जो डिलेड राइपनिंग थी वो क्या, फ्लेवर सेवर टमाटोज जो होते हैं उसके अंदर, तो ये हमारा बना फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। याद रखना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप कौन है हमारा, फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक। ये डिलेड राइपनिंग हुई कैसे, क्या क्या रीजन था भाई, क्योंकि हमने इनहिबिशन कर दिया पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम का, जो कि क्या कर रहा था, उसको जल्दी उसकी राइपनिंग करवा रहा था उस टमाटो की। तो हमने यही इनहिबिट कर दिया ताकि उसकी राइपनिंग लेट हो। अब अगर पूछा जाए कि फर्स्ट अप्रूव्ड जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्रॉप इंडिया में कौन सी थी, तो आप बता देना, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नाम की एक वो है जो कि फर्स्ट इंडिया में अप्रूव्ड जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्रॉप था। अब जो ये हम कर रहे हैं ये सब, इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है। अगर यूज देखें तो सबसे ज्यादा उसकी यील्ड जो वो बन रहा है उसकी क्वांटिटी अच्छी बनेगी अगर पेस्ट उसको हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया उसको हार्म नहीं करेगा। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट, अब हम ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यही चीजें करें, हम ऐसे भी जीन को वो कर सकते हैं जिससे प्लांट जो है वो स्ट्रेस टॉलरेट कर सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट कर सकते हैं, हर्बिसाइड को रेजिस्ट करवा सकते हैं, डिजीज को रेजिस्टेंट बनवा सकते हैं प्लांट को, राइपनिंग डिले करा सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी को ही थोड़ा सा ना टू द पॉइंट बना के यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि जल्दी से रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा, बीटी क्रॉप पढ़ा, जिसमें कौन सा जीन था, क्राय जीन था, जो किससे लिया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो क्या नाम था बैक्टीरिया का, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, इससे ये क्रायोजन निकाला गया। किल किसको करता है, हमने ऊपर पढ़ा था, बॉल वॉर्म को, या फिर जो भी लेपिडोपेट्राइन पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए ये काम आता है। अब मैकेनिज्म क्या था भाई इसका, मैंने क्या बताया था, क्राय प्रोटीन जो हमने निकाला उससे क्या बन रहे थे, प्रोटॉक्सिन बन रहे थे, जो कि किस में जाके एक्टिवेट होता है, इनसाइड किसके, इंसेक्ट के एल्कलाइन गट के अंदर, मिड गट के अंदर क्या करता है, वो पोर बनाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्राय जीन्स कौन कौन से थे, क्राय 1 AC और क्राय 2 AB। एक और था जो ऊपर पड़ा था पर वो कॉर्नबोर्ग का था। एग्जाम्पल में सिर्फ कॉटन ही नहीं, यहाँ पे ब्रिंजल और मेज के ऊपर भी सेम चीज की गई थी। ठीक है, अब अगर हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है भाई, जितने जैसे भी ये हर्बिसाइड्स होते हैं वहां पे ऐसे जीन डाले जाए जिनसे ये रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब इनसे उन्हें कोई खतरा ना रहे प्लांट्स को। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप, क्या नाम है क्रॉप का, राउंड अप रेडी सोयाबीन, इसको हमने यूज किया था, इसके ऊपर बनाया था ये इससे रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज जो वायरल और फंगल रेजिस्टेंट प्लांट हमने डेवलप किए जो कि फंगल और वायरस से बच रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया PRSV रेजिस्टेंट पपाया, ये हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो अगला है बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें हमने न्यूट्रिशन एनहेंसमेंट किया, जो भी हमने क्रॉप बनाया उसमें हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर ले, ये हमने किया। तो ये किस में किया हमने, एग्जांपल के तौर पे ये हमने किया था गोल्डन राइस में। ठीक है, गोल्डन राइस के अंदर क्या, जिसके अंदर क्या किया था हमने, अनरिच इसमें हुआ वो बीटा कैरोटीन के अंदर हुआ, जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। ठीक, अब हमने कुछ ऐसे भी थे जिसमें स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाए, वो वाले जीन भी हमने उनमें अब कुछ प्लांट्स में डाले, जिसमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें हो सकता है ड्रॉट से टॉलरेंस मिल जाए, पानी कम हो तो अब भी प्लांट सर्वाइव करे, सॉल्ट ज्यादा हो तब भी काम हो जाए, हीट रेजिस्टेंट हो, ज्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज है, तब भी उससे ज्यादा उसे प्लांट को कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है, अब ये चीजें याद रखनी है। बीटी का सोर्स क्या है भाई, कौन सा था, बैसिलस। ठीक, गोल्डन राइस में विटामिन ए की हमने किया था। अब ना मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि हाई प्रोटीन व्हीट कौन सा है, तो वो था एटलस 66। तो अगर इन्होंने ये पूछा तो मे बी इस साल भी ये पूछ लें, तो इसलिए मैंने ना कुछ ऐसे वो निकाला है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड की गई है। तो एक है हिमगिरी, हिमगिरी में क्या होता है, ये व्हीट की वो है जिसमें रस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, उसमें रस्ट नहीं बनता लीफ पे और ये सब पे। मेज की 2 क्वांटिटी है, जिसमें एक तो है ओपेक 2 मेज, जिसमें जो है वो अमाइनो एसिड के 2 ये हैं, लाइसिन और ट्रेप्टोफेन जो है वो रिच हो जाता है, प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई यहाँ पे।
ठीक। एक और क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसमें भी इम्प्रूव्ड अमाइनो एसिड क्वालिटी। आपको दो भी क्वेश्चन दे सकता है कि या तो पूछेगा कि प्रोटीन क्वालिटी किस में इम्प्रूव हुई या अमाइनो एसिड क्वालिटी किस में इम्प्रूव हुई, तो दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि कौन से अमाइनो एसिड की हुई है, तो लाइसिन और ट्रेप्टोफेन की वैल्यू हमने उसमें बढ़ा दी है इन मेज में, ठीक है, उसका नाम ये रखा गया था। अब ऐसे भी राइस है जिसके जो आयरन राइस बोले जाते हैं, ठीक है, उसमें एनीमिक पेशेंट जो होते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है उनके लिए बहुत बेस्ट है। बीटा कैरोटीन सिर्फ गोल्डन राइस में नहीं, एक ऑरेंज स्वीट पोटैटो भी आती है, उसके अंदर भी ये जीन को डाला गया था। एक और आता है जिसको बोलते हैं जिंक व्हीट। अभी जो जिंक व्हीट है क्या करता है, ये भाई जिंक की डेफिशिएंसी को बचाने के लिए काम करता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जिंक की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो जिंक व्हीट खानी चाहिए। जिंक की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है ना, ग्रोथ कम होगी। तो अब अगर जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक। तो ये सब मैंने डाला। अगला है, अभी यहाँ तक हो गया हमारा एग्रीकल्चर पे। अगला इन्होंने बायोटेक की एप्लीकेशंस को मेडिसिन फील्ड में भी अप्लाई किया। सबसे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई, ठीक है। सबको पता है बीटा सेल जो है पैनक्रियाज का, उससे इंसुलिन रिलीज होती है, तो वहां पे प्रो इंसुलिन रिलीज होती है जिसमें हमारी A-C-B चेन्स होती हैं, ठीक है। जो C चेन होती है वो क्या करती है, C चेन का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो A चेन और B चेन को जोड़ेगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगी, ठीक है। तो जब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जब मेच्योर इंसुलिन बन रही होती है, तो सी चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के बाद वहां से रिमूव हो जाती है। तो मेच्योर इंसुलिन में सिर्फ दो ही चेन्स होंगी, एक ए चेन होगी जिसके अंदर 22 अमाइनो एसिड होंगे और एक बी चेन होगी जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये मेच्योर इंसुलिन के अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब हमने जेनेटिकली क्या काम किया भाई, हमने क्या किया, जो ए और बी चेन को बनाने वाले जीन्स थे उनको लिया, तो ए जीन को लिया, उसको वेक्टर के अंदर डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया, ठीक। उसको हमने ई कोली के अंदर डाल दिया, ई कोली के अंदर डाला, हमारा प्रोटीन बन गया, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन हमको मिल गई। कौन सी वाली, ए वाली, ठीक है। यही सेम हमने बी में किया, फिर हमको बी वाली पॉलीपेप्टाइड की चेन भी मिल गई। तो ए पॉलीपेप्टाइड की चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन दी जो मेच्योर करने के लिए इनफ है इंसुलिन को, वो सब हमने उसको सारी कंडीशन प्रोवाइड की। उसके बाद क्या हुआ, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन होते ही ए चेन और बी चेन जो है वो क्या बना लेती है, वो बना लेती है ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन नाम से बोला गया, ठीक है। उसको सेंगर ने, ये प्रोसेस जो था उसको इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर आते हैं जीन थेरेपी के ऊपर। जीन थेरेपी, इसमें क्या है, जीन थेरेपी क्या होती है भाई, ये वो होती है कि हम किसी पेशेंट के अंदर एक ऐसा फंक्शनल जीन जो है वो काम करना बंद कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के अंदर ये नॉर्मल फंक्शनल जीन का ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो क्या करे, उस डिसीज से फाइट कर सके, उस डिसीज को ट्रीट कर सके। डिजीज क्यों है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन जीन जो है वो काम नहीं कर रहा और प्रोटीन नहीं बन रहे। तो हमारा काम का क्या होगा जीन थेरेपी में, वो नॉर्मल फंक्शनल जीन को उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देना, ठीक। अब हम इसको और भाषाओं में कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हमने जो फॉलिटी जीन था उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। जो सप्रेस हुआ जीन था, जो जीन नॉकआउट हो चुका था, जिसका कोई काम नहीं कर रहा था बॉडी में, हमने उसको ठीक कर दिया, ठीक। या हम उसको सप्रेस भी कर सकते हैं, हम किसी जीन को सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने अपना डिजायर जीन डाल दिया, अगर जीन, उसको हम जीन नॉकिंग बोलते हैं। डिजायर जीन को डालना जीन नॉकिंग है, किसी जीन को सप्रेस करना मतलब बंद करना, उसके प्रोटीन नहीं चाहिए हमको, तो हम उसको नॉकआउट बोलते हैं, ठीक। ये सब हम जीन थेरेपी से कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी जो है, जीन लाइन थेरेपी जो है वो परमानेंट क्योर हमको देगी। सॉरी, यहाँ पे ना जर्म लाइन थेरेपी आएगा, मैंने ना यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे जर्म आएगा, जर्म लाइन, जर्म, ठीक। जो सोमैटिक सेल थेरेपी है वो हमको सिर्फ क्या देगी, टेम्पररी क्योर देगी, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहली जो जीन लाइन थेरेपी जो थी उसमें क्या किया हमने, ADA डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम होता है, इसकी डेफिशिएंसी जब किसी की बॉडी में हो जाती है, जिसको हम एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो क्या होता है, कोई B और T सेल नहीं बनते बॉडी के अंदर। अब B और T सेल ही नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाई उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें क्या स्किड नाम की बीमारी हो जाएगी, जो कि सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अब हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इस कंडीशन में, क्योंकि B और T सेल जो फाइटिंग सेल्स थे वही नहीं बन रहे, ठीक। तो छोटे से छोटा बैक्टीरिया
छोटा बैक्टीरिया जो जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ह्यूमन को बीमार कर सके, अब वो भी उस इंसान को बीमार कर देगा, उसको फीवर ले आएगा, उसको कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ये इतनी सीरियस कंडीशन थी। तो इसको क्योर करने के लिए क्या किया हमने या दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम ADA जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते रहें बंदे के ऊपर, ये चलता रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि इस जीन की रिप्लेसमेंट थेरेपी होती रहेगी, ये जीन हम बॉडी में ट्रांसफर करते रहेंगे, या फिर बोन मैरो में कर दें, बोन मैरो में ट्रांसप्लांटेशन कर दें। ये दोनों ही टेम्परेरी हैं, ठीक, ये परमानेंट क्योर नहीं है, आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ठीक, ये वाले जो हैं ये पोस्ट टेम्परेरी हैं। पर इसका परमानेंट क्योर अगर हमको चाहिए तो ये उस कंडीशन में हो सकता है जब हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चा पेट में है तभी हमको पता चल जाए कि ADA जीन में कुछ डिफेक्ट है, वो एंजाइम नहीं बनाएगा, तब हम उसमें ADA जीन डाल दें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तब उसका परमानेंट क्योर हो जाएगा। वरना बड़ा होने के बाद, बनने के बाद तो ये दो चीजें हम कर सकते हैं, बट ये दोनों ही टेम्परेरी होंगी, परमानेंट नहीं होंगी, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने किया एम्फेसीमा का क्योर किया, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो ये है इसके साथ करके हमने उसको ठीक किया, क्योर किया। एंटीकोगुलेंट फॉर्मेशन मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना करे, मतलब जमे ना, उसके लिए क्या किया, हिरोडिन जीन होता है लीच के अंदर पाया जाता है, उसको TI प्लाज्मिड में डाला, rDNA बनाया, उसको ब्रेसिका क्या है, प्लांट है भाई, उसमें उस ब्रेसिका से सीड निकाली और उस सीड से हमने हिरोडिन प्रोसेसिंग ऑयल बनाया, ठीक। उस ऑयल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो एंटीकोगुलेंट फॉर्मेशन, मतलब एंटीकोगुलेंट की तरीके से यूज होगा, ठीक है। अब मैंने एक और है जो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट किया हमने ह्यूमन प्रोटीन अनरिच मिल्क, हमने ऐसा मिल्क बनाया जिसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन, ये ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन, ठीक। अब इसका प्रोडक्शन किया हमने क्या किया, इसको हमने रेट्रोवायरल वेक्टर के अंदर डाला, हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, उसको काऊ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो जो काऊ का मिल्क था ना, उस मिल्क के अंदर ये वाला जो जीन था ना, ये वाला जो प्रोटीन है वो मिल रहा था, तो वो बन गया ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क। उसके अंदर हर लीटर में इतने ग्राम ये था, ठीक है। तो ये काम भी हमने किया। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था, तो रोसी था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम क्या था, तो हमने ऊपर पढ़ा है, तंबाकू था। ट्रांसजेनिक एनिमल सुपर माउस, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ा हमने, बीटी कॉटन। और सेकंड का तो कॉर्न का भी हमने पढ़ा था, ठीक। एनिमल क्लोनिंग की उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का काम किया, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, एनिमल क्लोनिंग में हमने न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो क्या किया हमने दो लैंप लिए। लैंप क्या है भाई, यहाँ पे शीप के बच्चे, ठीक है, उनका नाम दिया मॉर्गन और मेकन, ठीक है। तो और ये इसके अंदर की गई थी पहले। लेटर क्या किया हमने, एक डॉली है वो हमने बनाई, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी से। तो ये क्या है, एनिमल क्लोनिंग किया। तो हमने जो ये फिन डॉर्सेट शीप थी, इसके अंदर से क्या किया, इस शिप के अंदर से हमने दो शिप ली, एक तो फिन डॉर्सेट शिप और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप, ठीक है। जो फिन डॉर्सेट शिप थी उसमें हमने ये मेमोरी सेल जो है हमारा उडर सेल ये लिया हमने, और इससे क्या किया, इसका सोमैटिक सेल है ये, ठीक, याद रखना। मेमोरी सेल क्या है, सोमैटिक सेल है, जर्माइनल सेल नहीं है। तो इससे हमने न्यूक्लियस को क्या क्या रिमूव कर लिया, ठीक है, इससे हमने न्यूक्लियस ले लिया। जो स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप थी उसका हमने एग सेल लिया जो कि जर्माइनल सेल है, ठीक, पर इसका हमने न्यूक्लियस रिमूव करके जो ई न्यूक्लिएटेड एग सेल बचा वो लिया। तो याद रखना, फिन डॉर्सेट शीप से हमने न्यूक्लियस लिया, सोमैटिक सेल जो मेमोरी सेल था उसका न्यूक्लियस लिया हमने, और स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप से जो जर्माइनल सेल था एग सेल, उससे हमने न्यूक्लियस निकाल के ई न्यूक्लिएटेड एग सेल लिया। फिर हमने फिन डॉर्सेट शिप का न्यूक्लियस और स्कॉटिश ब्लैक शिप का ई न्यूक्लिएटेड सेल, इन दोनों को कंबाइन किया। यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियस ऑफ डॉर्सेट शिप और ई न्यूक्लिएटेड एग सेल को हमने कंबाइन किया, हमने जाइगोट बनाया और उसको दोबारा से स्कॉटिश ब्लैक शीप मदर के अंदर डाल दिया, सैरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। तो जो बेबी बॉर्न हुआ ना, वो डॉली जो थी, वो उसका जो फेस था ना, वो किससे मिलता था भाई, वो मिलता था इससे, फिन डॉर्सेट शिप जैसे निकली वो। क्यों निकली, क्योंकि न्यूक्लियस उसका है भाई, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे जर्माइनल सेल तो लिया था पर उसका न्यूक्लियस ही हमने रिमूव कर दिया, तो
फिर इसी वजह से क्या हुआ, जो वो डॉली जो बनी थी वो फिन डॉर्सेट शीप जैसी थी, उससे मिलती थी, ठीक है। तो लेटर क्या था, डॉली की 6 ऑफस्प्रिंग हुई भाई। सबसे पहले बॉनी हुई, फिर उसके पास उसको ट्विन हुई जिसको रोसी और सैली बोलते हैं। थर्ड में उसको ट्रिपलेट्स हुई जिसको लूसी, डार्सी और कॉटन का नाम दिया गया, ठीक है। अब जितना मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है ना ये मेडिसिन फील्ड में, इसके मैंने छोटे से छोटे नोट्स बनाए हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। जीन थेरेपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जैसे वो एडीए वाला हमने पढ़ा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, इम्यूनो डेफिशिएंसी है कोई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई, इन सबको को ठीक करने के लिए हमने जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसमें टाइप क्या है भाई, एक तो हो सकता है सोमैटिक जीन थेरेपी और एक हो सकता है जर्म लाइन जीन थेरेपी। जो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है उसमें क्या होता है, जीन इंसर्टेड इनटू बॉडी सेल, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हम उस जीन को इंसर्ट करते हैं। जो चेंज है वो इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर अभी इस इंसान में वो चेंज आ गया है तो वो उसके बच्चों में नहीं जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने चेंज किसमें किया है, हमने चेंज किया है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, ठीक। पर जो जर्माइनल जीन थेरेपी होती है उसमें हम जर्म सेल्स के अंदर डालते हैं, जो कि हेरिटेबल है, जो बच्चों में भी जाएगी। और ये ज़्यादातर क्या है, ये एथिकली रिस्ट्रिक्टेड रहती है, इसको ज़्यादातर ये यूज़ नहीं किया जाता, ये एथिकली वो ठीक नहीं है अनलेस देयर इज सम सीवियर कंडीशन, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं इसमें, एक होता है एक्स विवो जीन थेरेपी, इसमें एक होता है एक्स विवो जीन थेरेपी, इसमें पेशेंट का जो सेल है उसको रिमूव किया जाता है, नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल जीन जो है उस सेल के अंदर लैब में डाला जाता है, और फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो हो जाता है जिसके अंदर वो जीन डल गया उस सेल के अंदर, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको दोबारा पेशेंट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हमने किया एडीए डेफिशिएंसी में। ये क्लासिक फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन जीन थेरेपी थी, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया भाई, स्टेप्स में आइसोलेट किया हमने लिम्फोसाइट, स्टेम सेल जो है, लिम्फोसाइट क्या है, एक स्टेम सेल है, याद रखना। लिम्फोसाइट क्या है, ये हमारा क्या है, इम्यून सेल है, ठीक। इसमें हमने एडीए जीन को यूजिंग रेट्रोवायरस का यूज करके एडीए जीन डाला, ठीक है। और जो करेक्टेड सेल था, ठीक, जिसके अंदर ये डल चुका है, उसको सेलेक्ट किया और उसको पेशेंट के अंदर दोबारा डाल दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमारा एक्स विवो जीन थेरेपी का प्रोसेस है। अगर इन विवो जीन थेरेपी की बात करें तो यहाँ पे जीन जो है वो डिलीवर डायरेक्टली इनसाइड बॉडी यूजिंग वेक्टर, ठीक है। ये सीधा वेक्टर का यूज करके उस जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे लिवर सेल भी हो सकते हैं, मसल सेल्स भी हो सकते हैं और लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन सेल कांट बी इजीली कल्चर्ड। अब यहाँ पे तो आराम से हमने सेल लिया, उसके अंदर एडीए जीन डाला और बन गया। ये वाला प्रोसेस तब किया जाता है जब हम उस सेल को आसानी से लैब में ग्रो नहीं कर सकते, उसको कल्चर नहीं कर सकते, उसको डाल नहीं सकते, ठीक। अब भाई वेक्टर यूज, इसमें कौन कौन से वेक्टर यूज होते हैं, इसमें रेट्रो वेक्टर यूज होता है, इसमें लेंटिक वेक्टर यूज हो सकता है, वायरस यूज हो सकता है, रेट्रो वायरस यूज हो सकता है, एडिनो वायरस यूज हो सकता है, एएवी यूज हो सकता है, लाइपोसोम्स यूज होता है, क्रिस्पर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं हम। पर ये बात याद रखिएगा कि जो वायरल वेक्टर्स होते हैं वही हम हाईली यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनसफिशिएंटली ट्रांसड्यूस सेल्स होते हैं जो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग को डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वायरल वेक्टर्स ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन क्या है, स्किड के लिए हमने पढ़ा, हीमोफीलिया के लिए भी ये यूज हो सकता है, मॉलिक्यूलर किसी में डिस्ट्रॉफी है उसके लिए भी यूज हो सकता है, सिस्टिक फेब्रोसिस के लिए यूज हो सकता है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए यूज हो सकता है, एटाइनल डिसऑर्डर के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए ये हमने यूज किया है, इसके लिए बनाए हैं, ठीक है। यूज हो सकता नहीं, हमने किए हैं, ठीक। एक एडवांस भी है जिसको हम कार टी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टी सेल है ना वो जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है विद चिमेरिक रिसेप्टर्स की हेल्प से, जो कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जो कैंसर होता है ना उसके लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस था, मैंने डाल दिया, मुझे मिला तो मैंने इसको भी नोट्स में ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टी सेल जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर किए जाते हैं, ठीक। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये, जो हमारे ब्लड कैंसर और ये सब होता है उसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स की। तो वैक्सीन क्या है भाई, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, ठीक, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को, मतलब हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करवाते हैं, ठीक है, बाय एक्सपोजिंग द इम्यून सिस्टम टू अ एंटीजन इन अ सेफ फॉर्म। हम बॉडी के अंदर वो एंटीजन जो है वो डालते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उससे एक्सपोज हो और वो रिएक्ट करना शुरू करे, इम्यूनिटी को एक्टिव कर दे। पर
किस फॉर्म में होगा, ये सेफ तरीके से होगा, ठीक है। वैक्सीन जो है वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पैथोजन। तो वही बात मैंने दोबारा लिख दी अलग फॉर्म से। तो ये क्या होता है भाई, वैक्सीन के अंदर होता क्या है, एक वीकेंड पैथोजन होता है, बहुत ही कमजोर, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, पर हमारा इम्यून सिस्टम उसको कैप्चर कर लेगा कि कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो चुका है। किल्ड पैथोजन भी हो सकता है, जो पैथोजन बिल्कुल मरा हुआ है, जिसको बिल्कुल डेड करके हमने वैक्सीन के अंदर डाला है और वो हम उसको बॉडी में यूज करेंगे। एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब उस पैथोजन के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो एंटीजेनिक प्रोटीन, हमारी बॉडी उन प्रोटीन्स को भी फॉरेन एलिमेंट समझ के हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकती है, तो हम ये भी वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, और डीएनए आरएनए कोडेड एनकोडिंग एंटीजेंस भी होते हैं जो कि वैक्सीन में हम यूज कर सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी मेड वैक्सीन सेफर, ठीक है, ताकि उसे आसानी से यूज किया जा सके। हाईली स्पेसिफिक बनाया है, मतलब एक टाइप के डिजीज के लिए आपको देखना कि मेनली जो मेन बड़े बड़े डिजीज होते हैं उनके लिए एक ही टाइप की वैक्सीन प्रोवाइडेड होती है, ठीक, बहुत ही स्पेसिफिक है। फास्टर टू प्रोड्यूस, जल्दी उसका असर दिखता है, एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी ये आसानी से कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी जो बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बनी थी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो आगे है टाइप ऑफ बायोटेक वैक्सीन। वैक्सीन अब बहुत टाइप की हो सकती हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। यहाँ पे वैक्सीन के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डाला जाता है, वो है। ये क्या किया जाता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाए, प्रिपेयरिंग बाय क्लोनिंग एंटीजन जीन इनटू एक्सप्रेसिव वेक्टर। जो एंटीजन है हमारा, जो पैथोजन है, उसके जीन को हम क्लोन करें किसके अंदर, एक्सप्रेसिव वेक्टर के अंदर। एक्सप्रेसिव वेक्टर्स क्या थे भाई, एक्सप्रेसिव वेक्टर्स वो थे जो अब इस क्लोनिंग एंटीजन जीन का प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। एक्सप्रेसिव वेक्टर से काम ही यही है कि वो इस जीन को एक्टिवेट, वो एक्सप्रेस करेगा तो क्या करेगा, उसके प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो पैथोजन एंटीजन जीन है, क्लोन किसके अंदर किया जाता है, ईस्ट के अंदर कर सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कर सकते हैं, और मेमेलियन सेल के अंदर भी कर सकते हैं। द होस्ट प्रोड्यूस एंटीजेनिक प्रोटीन, मैंने आपको बताया। फिर उस एंटीजन प्रोटीन को हम प्योरीफाई कर लेते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद उसे हम वैक्सीन के साथ यूज करते हैं। इसके स्टेप क्या है, कैसे हो रहा है ये भाई, ये कैसे हो रहा है, आइसोलेट करेंगे सबसे पहले पैथोजन एंटीजन जीन को। सबसे पहले उस एंटीजन जीन को निकाल लिया, उसको प्लाज्मिड में डाल दिया, फिर उसको होस्ट के अंदर डाला, यूजुअली ईस्ट और बैक्टीरिया को लेते हैं। फिर वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेगा, प्रोटीन बना लेगा। उस प्रोटीन को हम प्योरीफाई कर लेंगे और उसको वैक्सीन से फॉर्मुलेट कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल में आता है एचपीवी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये दोनों जो हैं ये इसके एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट के। तो यहाँ पे ये है HBsAg जीन जो है, ये हमने क्या किया, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जब हमने बनाई तो ये पहली रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन वैक्सीन थी, ठीक। इससे मैंने इसका नाम लिखा है जीन का HBsAg जीन, जो हमने ईस्ट में डाला, ठीक। उसको ईस्ट क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस सरफेस एंटीजन उसने बनाने शुरू किए, प्रोटीन्स बनाने शुरू किए। उसको हमने उन एंटीजन्स को या उन प्रोटीन्स को हमने प्योरीफाई किया और उसको वैक्सीन में इंजेक्ट करके और उसे एज अ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन वैक्सीन बनाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन वैक्सीन कौन सी है, तो आपको बताना है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। और इसका एक और एग्जांपल है जो कि HPV वैक्सीन भी होती है। बात करते हैं DNA वैक्सीन की। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये स्मॉल जो है इंजीनियर्ड जो प्लाज्मिड होता है ना, DNA प्लाज्मिड, उसको यूज करते हैं, ठीक। जिसके जो क्या कैरी करेगा, एंटीजन जीन को कैरी करेगा, जिसको हम डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक। तो होस्ट सेल के अंदर जाते क्या होगा, वो DNA को टेकअप कर लेगा और क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारा ये एंटीजन है और जो भी है उसको एक्सप्रेस करवा देगा। एक्सप्रेस करवाते हमारा इम्यून सिस्टम उसको कैप्चर कर लेगा और वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट, मतलब एक्टिव करवा देगा। जो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ी होगी, वो दोनों की दोनों यहाँ पे इम्यून सिस्टम दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये हमारे DNA वैक्सीन के ऊपर था। अब एग्जाम्पल में क्या है, जो जाइडस क्लैडिला DNA वैक्सीन है, कोविड के टाइम पे बनाई गई थी। जो ये जाइडस और क्लैडिला जो है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो है ZY कोव और फिर जो हमने लिखा D, ये इस वैक्सीन का नाम है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड DNA बेस्ड कोविड-19 थी। जो ये वैक्सीन थी वो फर्स्ट प्लाज्मिड DNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन थी, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी
जायडस क्लैडिला ने बनाई थी। ठीक, अगर आपको पूछा जाए डीएनए वैक्सीन के एग्जाम्पल तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है,